बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSE 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज हम लैब नंबर 5 करेंगे। और इस लैब का हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको ये पता चल जाए कि किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं, और अगर किसी फंक्शन से आपने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने हो तो वो आप कैसे करवाते हैं। इस लैब की जो आउटकम्स हैं वो ये है कि आपको ये पता चल जाए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कैसे पास करते हैं, और कोई फंक्शन जब कोई काम कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो कोई ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको डाटा कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये लैब परफॉर्म करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्लास के अंदर क्रिएट कैसे करते हैं और फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू। ये चीज़ हम इसे पिछली 2 लैब्स के अंदर कर चुके हैं। मैं यहाँ से ही स्टार्ट लूँगा। आपको मैं एक क्विक रिकॉल करवाता हूँ इन सारी चीज़ों की कि फ़ंक्शन क्लास में बनाते कैसे हैं और फिर इन फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत क्या पड़ती है कि हम कोई फंक्शन जो ऑब्जेक्ट है वो किसी फंक्शन को पास करें, और अगर हम पास कर देते हैं तो अगर हमें रिज़ल्ट भी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का जो प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा कि देखें आप डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं। आज हम उन्हीं मैथमेटिकल फंक्शंस की एक अलग से क्लास बना लेते हैं और उस क्लास के अंदर उन फंक्शंस को डाल देते हैं जिनको हमने यूज़ करना है, और फिर हम देखेंगे कि इन फंक्शन को यूज़ कैसे किया जाता है, जो इससे पहले हमारा एक ये रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इन फंक्शंस की लिमिटेशन क्या है और कहाँ पे हमें जो है ना अब इनको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि वो कुछ एडवांस टाइप की चीज़ों को या एडवांस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को उठाए और उनके ऊपर ये डिफरेंट टाइप के जो आपके मैथमेटिकल फंक्शन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये परफॉर्म कर सके। तो हम सबसे पहले जो क्लास बनाते हैं उसका नाम ही मैथ रख लेते हैं, मैथ क्लास का मकसद ये है कि इसके अंदर हमने मैथमेटिकल फंक्शंस बनाने हैं। अब आप सबको पता है इस चीज़ का कि मैथमेटिकल फंक्शंस जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो कौन से हैं। एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, रिमाइंडर क्या है। ये मतलब डिफरेंट टाइप्स के आपके मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। और हम अभी जस्ट तो 3 को ही करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को ही कर लेते हैं, बाकी भी सेम वैसे ही होंगे। और आप हम अभी जो है ना इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये अपनी एक लिमिट रख लेते हैं कि हम सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यानी 2 नंबर्स को अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या फंक्शन बनाते हैं, हम लिखते हैं पब्लिक, और उसके बाद वो नंबर आपके इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, डबल टाइप के भी हो सकते हैं। तो आप क्या लिखते हैं कि पब्लिक के बाद रिटर्न टाइप बताते हैं कि जब 2 नंबर ऐड होंगे तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, सेम उसी रिटर्न टाइप का रिज़ल्ट होगा जिस टाइप के वो नंबर थे। तो पब्लिक डबल ऐड का एक फंक्शन बना लेते हैं या सम का फंक्शन, इसको नाम रख देते हैं सम, और इसको कोई भी 2 नंबर आप देंगे ए बी। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर क्या परफॉर्म करवाना है कि आप रिटर्न कर दो ए प्लस बी, कि यानी 2 जो इनपुट्स आपको मिली हैं इनको सम करें और इनका रिज़ल्ट जो है ना आप इनको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा सम का फंक्शन है। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाते हैं तो क्या होगा, पब्लिक डबल सब्ट्रैक्ट, और उसी तरह आप कोई भी 2 नंबर इसमें लेते हैं ए और बी, तो आप क्या रिटर्न करवाएंगे, ए माइनस बी रिटर्न करवा दें कि आप इन 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, जब भी इसे 2 नंबर मिलेंगे तो ये उन्हें माइनस करेगा और जो रिज़ल्ट होगा वो रिटर्न करवा देगा। सेम इसी तरह आप मल्टीप्लाई का भी कर लें, पब्लिक डबल मल्टीप्लाई, और इसको भी 2 इनपुट्स दे दें, डबल ए डबल बी, और ये फंक्शन क्या काम करेगा, रिटर्न कर देगा ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये हमने देखें एक मैथ क्लास थी उसके अंदर 3 फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, ये 3 फंक्शन हमने इसके अंदर बनाए हैं और इन 3 फंक्शंस का काम क्या है। पहला फंक्शन 2 नंबर्स को सम करेगा और उसका रिज़ल्ट रिटर्न करवा देगा। दूसरा फंक्शन जो है आपका 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके रिज़ल्ट भिजवा देगा, और तीसरा 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट भिजवा देगा। तो ये हमारे 3 फंक्शन बन गए हैं। अब इन फंक्शंस को टेस्ट करना है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट क्लास बनाएंगे। टेस्ट मैथ के नाम से एक क्लास बना लेते हैं और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड भी बना लेते हैं।
जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मैथ क्लास का। मैथ m1 इज इक्वल टू न्यू मैथ, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैथ क्लास का। अब हमने ये जो मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है इसके थ्रू सम को अगर कॉल करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, m1 डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे सम, और इसे दो नंबर आप बताएंगे, कोई भी दो नंबर बता दें तो ये इन दोनों को सम कर देगा। इसी तरह आप m1 डॉट सब्ट्रैक्ट कर दें दो नंबर्स को 6 5, तो ये इनको सब्ट्रैक्ट कर देगा। इसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई कर दें दो नंबर्स को, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह से आपने तीन फंक्शंस बनाए और इनको मल्टीप्लाई भी कर लिया, सम भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और आप चाहते हैं कि इनका जो रिज़ल्ट है वो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएं, तो आपको सेम यही वाला काम सिस्टम डॉट आउट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उसके अंदर ये वाली चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले भी करवा देगा। अगर नहीं लिखेंगे तो ये जस्ट सिंपल आपको रिज़ल्ट मेन मेथड को रिटर्न करवा देगा, और मेन मेथड को आपने बताया नहीं है कि इस रिज़ल्ट को करना क्या है। ये सब्ट्रैक्ट वाला मैंने कोड कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया, और सेम इसी तरह मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले के लिए भी करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट m1 डॉट मल्टीप्लाई 5,6, बाकी ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी जिस टाइम पे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि पहला आंसर आपको क्या मिलेगा 11, दूसरा आपको 1 और तीसरा आंसर आपको 30। ये 11, 1 और 30, यानी इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और आपको उन फंक्शंस जो आपने बनाए थे इन्होंने अपनी अपनी एग्जीक्यूशन करके रिजल्ट्स दे दिए। तो ये तो तरीका हो गया नॉर्मल फंक्शंस बनाने का। और ये जो आपने डाटा पास किया है इन फंक्शंस को, ये किस टाइप का है, ये सारा डबल टाइप का, और डबल क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो यानी कि इस तरीके से आप कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप की वैल्यू जो है किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं। अब सपोज़ करें कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। कम्प्लेक्स नंबर होपफुली आप सबको पता होंगे क्या है, जिस तरह 4 + 5 आयोटा लिखा हुआ है, कोई ये कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा, ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब आपके पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह के नंबर को हैंडल कर सकें, यानी जो दो नंबर्स का मजमूआ है, कि जब तक ये दो नंबर मिल के एक नंबर ना बनाएं आप इसको कम्प्लेक्स नहीं कह सकते। और इसके अंदर पार्ट क्या है, एक को आप रियल पार्ट कहते हैं और दूसरे को आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये तो होपफुली आपको ये पता होगा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, जिस तरह ये 4 + 5 आई है और यहाँ पे एक लिख देते हैं और इसके साथ नंबर हम 5 + 6 आई, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास हसूलन क्या आना चाहिए, 9 + 11 आई, ये रिज़ल्ट आना चाहिए। अब हमारे पास इशू ये है कि हम इंटीजर टाइप की डाटा टाइप का कोई वेरिएबल बना के उसमें ये डाटा सेव नहीं करवा सकते, ठीक है। और डबल टाइप का भी, मतलब कोई भी ऐसा आपके पास प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है जिसके अंदर आप ये पूरा नंबर सेव करवा सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाते हैं, और इस कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक इसका रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप इन दोनों को उसकी एज अ प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करते हैं। अब मैं यहाँ आपके सामने एक कम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाता हूँ, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एक डबल टाइप का लिख लें, डबल टाइप का रियल नंबर होगा, डबल टाइप का इमेजिनरी नंबर होगा, ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब जिस टाइम पे भी आप कोई कम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि भाई आप जिस टाइम उसका बनाएं न्यू कम्प्लेक्स करें, और इसको पहले आप रियल नंबर को ही दे दें और उसके बाद दूसरा इमेजिनरी नंबर दे दें। जिस तरह 4 + 5 आयोटा को आप चाहते हैं 4 और 5 लिख दें, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ये आपका कम्प्लेक्स नंबर एक शो करवा रहा होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, पब्लिक क्लास का नाम आप लिखते हैं, उसके बाद जितने पैरामीटर आपने इसको देने हैं AA, BB, और ये इसकी बॉडी बन जाती है।
और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या करेंगे, इनको इनिशियलाइज करवा देंगे इस इनपुट्स पे आने वाली वैल्यूज़ के साथ। तो आप क्या लिखेंगे, रियल इज इक्वल टू ए, कि पहला नंबर जो भी आएगा वो रियल में स्टोर हो जाए, और इमेजनरी इज इक्वल टू बी, कि दूसरा नंबर जो भी आए वो इमेजनरी के अंदर स्टोर हो जाए। अब आप चाहते हैं कि इस नंबर को, जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये सिर्फ रियल और इमेजनरी ना लिखा हुआ हो, ये बल्कि पूरा एक जो इसका सिंटैक्स बनता है कि जिस तरह ये 4+5 आयोटा लिखा हुआ हो, आप इसकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक स्पेशल मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ये इस मेथड जो है आपके पास बिल्ट इन होता है हर एक जावा क्लास के अंदर, और इसका मकसद ये होता है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको किसी ख़ास तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। और अब आप क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं कि भाई रियल नंबर लिखा हुआ है, उसके साथ इमेजनरी पार्ट ऐड हुआ हो, और उसके बाद आप चाहते हैं कि एंड पे इमेजनरी के साथ आयोटा लगा हुआ हो। तो उसको आप स्ट्रिंग के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, आप लिखेंगे रियल प्लस कंकैटिनेट करेंगे ब्लैंक को, फिर प्लस करेंगे इमेजनरी पार्ट लिखो, फिर कंकैटिनेट करेंगे और उसके साथ आप लिख देंगे आयोटा के लिए आई और सेमीकोलन। यानी ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी है कि जो भी नंबर सेव होगा वो इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जब भी आप इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो अब आप देखें कि टेस्ट क्लास के अंदर हम सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या वो वाकई इस तरह से आ रहे हैं या नहीं। अब हम ये बना लेते हैं जी, कम्प्लेक्स a इज इक्वल टू न्यू कम्प्लेक्स, और पहला नंबर था हमारा 4 5, और उसके बाद हम एक और नंबर बनाते हैं कम्प्लेक्स b इज इक्वल टू न्यू कम्प्लेक्स, दूसरा नंबर था हमारा 5 6। अब हम इस सिस्टम आउट करके इन दोनों नंबर्स को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या ये वैसे ही हैं जैसे हम चाह रहे थे लिखे हुए आए। प्रिंट ln a, इसी तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b। तो अगर तो ये वैसे ही नंबर आ गए तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक काम बिल्कुल ठीक किया है। ये देखें, ये 4.0 और 5.0, ये मतलब इनके बीच में हमारे पास कोई सिंबल भी होना चाहिए था, प्लस या माइनस का। ठीक है, तो वो सिंबल डालने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपने ब्लैंक डाला था यहाँ पे आप प्लस या माइनस का सिंबल डाल दें। ठीक हो गया। अब आप इसको अगेन रन करके देख लें। ये देखें 4.0 प्लस 5.0 आयोटा, 5.0 प्लस 6.0 आयोटा। ये चूँकि डबल वाला केस हमने रखा हुआ है इस वजह से आपको ये 0.0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इंटीजर लिखेंगे तो ये 4.5 आयोटा हो जाएगा और 5 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा, यानी कि ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर दोनों स्टोर हो गए। अब हमने इसको ऐड करना है, तो मैथ के अंदर हमारे पास ऐड के फंक्शन तो ऑलरेडी हैं, मतलब ये सम का फंक्शन है कि इसे आप 2 नंबर देंगे तो ये सम कर देगा। लेकिन ये इंटीजर टाइप के 2 नंबर या डबल टाइप के या कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप के 2 नंबर देंगे तो ये उनको सम करेगा। अब चूंकि ये आपके पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए ए और बी कम्प्लेक्स नंबर टाइप के, अब इनको हैंडल करने के लिए आपको एक और सम का मेथड बनाना पड़ेगा जो कम्प्लेक्स नंबर के इनपुट एक्सेप्ट करता हो। तो आप मैथ के अंदर क्या करेंगे, ये जो सम वाला आपने फंक्शन बनाया था इसके साथ एक और फंक्शन बनाने पब्लिक, और इसकी आउटपुट क्या होगी, जब भी 2 कम्प्लेक्स नंबर ऐड होंगे तो इसकी आउटपुट भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगी। तो आप कहते हैं कि भाई आउटपुट में भी आपको कम्प्लेक्स नंबर चाहिए, और आप सम कम्प्लेक्स कह लें इसका नाम फंक्शन का, कि आपने कम्प्लेक्स नंबर को सम करना है, और इसे आप कम्प्लेक्स टाइप के 2 नंबर देते हैं, कम्प्लेक्स ए कम्प्लेक्स बी, कि आपके को 2 नंबर कम्प्लेक्स टाइप के मिलेंगे तो आपने क्या करना है, इनका सम करना है। अब उसके बाद आपको ये पता है कि जब कम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो रियल नंबर आपस में, रियल पार्ट जो है ना वो आपस में सम होते हैं, इमेजिनरी पार्ट आपस में सम होते हैं। तो आप रिटर्न में क्या करवाएंगे, एक न्यू कम्प्लेक्स करेंगे, यानी एक कम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसका रियल पार्ट क्या होगा, ए डॉट रियल प्लस बी डॉट रियल, यानी ए के रियल और बी के रियल को सम करके जो नंबर आता है वो ये जो नया आपके पास रिजल्ट आएगा उसका रियल पार्ट हो जाएगा। और इसी तरह ए डॉट इमेजिनरी प्लस बी डॉट इमेजिनरी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में अब आपने क्या किया है कि रिटर्न करवा दिया है रिजल्ट इनका।
आपने कहा दो कम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेंगे, तो आपने पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेना है, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेना है, इनको सम कर देना है। इसी तरह आपने कहा कि भाई आपने पहले का इमेजनरी पार्ट लेना है, दूसरे का इमेजनरी लेना है और इनको आपस में सम कर देना है। और उसके बाद आपने ये दोनों वैल्यूज़ एज आ आर्गूमेंट पास करवा दिए एक नया ऑब्जेक्ट बना के कम्प्लेक्स टाइप का, क्योंकि हमने कहा था कि जब कम्प्लेक्स नंबर सम होंगे तो रिजल्ट भी कोई कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो आपने यहाँ एक कम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका नाम आपने रख दिया न्यू कम्प्लेक्स, नाम सॉरी इसका नहीं रखा आपने, न्यू कम्प्लेक्स करके ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ऑब्जेक्ट को आपने रिटर्न करवा दिया। आपने यहाँ पहले बता दिया था कि कम्प्लेक्स नंबर का कोई ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न होगा। अब मेन मेथड के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे आप लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और जो आपका m1 डॉट कम्प्लेक्स नंबर्स को सम करने वाला मेथड था सम कम्प्लेक्स, और यहाँ पे आपने कम्प्लेक्स नंबर a कॉमा b जो है ना वो पास करवा दिया। अब आप जिस टाइम पे देखेंगे कि भाई ये दो कम्प्लेक्स नंबर थे, इनका सम क्या होगा 9 + 11 आयोटा। आप इसको रन करें, ये देखें ये 9 + 11 आयोटा आपके पास लिखा हुआ नज़र आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी मेथड को कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना उस मेथड से रिटर्न करवा सकते हैं। जिस तरह ये एक मेथड था, इसको आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पास किए, आप सिर्फ एक भी कर सकते हैं। और आप किसी मेथड को बगैर ऑब्जेक्ट के भी डाटा मतलब कुछ भी ना दें, वो एम्प्टी मेथड भी पास कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि देखें ये सम वाला फंक्शन था, इसको आपने दो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स दी थी और इनको सिंपली रिटर्न करवा दिया था और उनकी रिटर्न टाइप बता दी थी। अब आपने दो रेफरेंस डाटा टाइप्स इसको दिए और इनको ऐड ये करने का एक तरीका भी बता दिया और आपने एक रेफरेंस डाटा टाइप ही रिटर्न करवाई है। तो इस तरीके से आप जो है ना ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जिस तरह ये हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को लिया, मतलब उनके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसके बाद हमने उनको पहले स्क्रीन पे प्रिंट करवाया और उसके बाद एक फंक्शन कॉल किया जो कम्प्लेक्स नंबर को सम कर सकता था, और उसके बाद हमने उसका रिज़ल्ट भी देख लिया कि वो हमारा फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। तो ये हमारा एक तरीका था या एक ऐसा फंक्शन था जो रेफरेंस डाटा टाइप्स या ऑब्जेक्ट्स को एज आ इनपुट लेता है और आपको एक ऑब्जेक्ट ही आउटपुट पे देता है। तो इस फंक्शन को आप गौर से देख लें, इसको दो कम्प्लेक्स टाइप के नंबर आपने दिए, यानी दो रेफरेंस डाटा टाइप इसको दी जिन्हें ये एज आ इनपुट ले रहे हैं, और उसके बाद इसने इनके ऊपर जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी वो की। वो कैलकुलेशन क्या थी, एक नंबर इसने दो रियल पार्ट्स को ऐड करके एक नंबर बनाया, दो इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके दूसरा नंबर बनाया, और उसके बाद ये दोनों जो सम आए आपके पास, रियल का सम और इमेजिनरी का सम, ये आपकी इनपुट के तौर पे एक नया कम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ऐड कर दिए। और ये जो नया कम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट था इसको आपने रिटर्न करवा दिया और इसे आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके स्क्रीन के ऊपर देख लिया कि भाई इसका जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या था, और उसको आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया और आपको पता चल गया कि वो वाकई इनका सम था। तो इस तरह से आप किसी भी मेथड को, जिस तरह आप प्रिमिटिव डाटा टाइप पास करते हैं, सेम वैसे ही रेफरेंस डाटा टाइप भी पास कर सकते हैं। जिस तरह प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सेम वैसे ही आप रेफरेंस डाटा टाइप्स के ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप में आपके दो नंबर्स का सम होने के बाद हमेशा एक नंबर आएगा और वो भी कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप का नंबर ही होगा। तो जबकि रेफरेंस डाटा टाइप में आप जब कोई नंबर दो नंबर्स या दो रेफरेंस डाटा टाइप्स के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके पास एक प्रिमिटिव वैल्यू भी हो सकती है और एक नया शायद आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़े रेफरेंस डाटा टाइप का जो आपने रिटर्न करवाना है। तो अगर तो कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा वो वाली डाटा टाइप आपको रिटर्न टाइप के तौर पे यूज़ करनी है। अगर आपने कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करवानी है तो फिर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी प्रिमिटिव डाटा टाइप या इस टाइप का डाटा आप यहाँ से रिटर्न करवाना चाहते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करते हैं कि आपका रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होता है, आपका इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होता है और आपकी ओवरऑल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाती है।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अगेन लिखेंगे एक फंक्शन कि जो आपको कम्प्लेक्स टाइप का डाटा आउटपुट करेगा, और आप इसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट कम्प्लेक्स के दो कम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कम्प्लेक्स ए और कम्प्लेक्स बी। ठीक है, कोई भी दो नंबर होंगे कम्प्लेक्स टाइप के, ये उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने का कोड है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाते हुए डायरेक्टली उसके अंदर कैलकुलेशन कर दी थी। आप सेम इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इस पूरी लाइन को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, प्लस की जगह पे माइनस के साइन डाल दें, आपकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम पे आप दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रियल नंबर आपके किस टाइप के थे, ये डबल टाइप के थे, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी आपका डबल टाइप का आएगा। तो आप इनके रिजल्ट को 1 बाय 1 भी सेव करवा सकते हैं। यानी आप कहें डबल रियल क्या है आपका कि ए डॉट रियल माइनस बी डॉट रियल के ए डॉट रियल में से बी डॉट रियल को माइनस करो, जो रिजल्ट आएगा डबल टाइप का उसे रियल में सेव कर दो। इसी तरह आप कहते हैं डबल इमेजिनरी इज इक्वल टू ए डॉट इमेजिनरी माइनस बी डॉट इमेजिनरी। आपने रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट को रियल टाइप का एक वेरिएबल बनाया, प्रिमिटिव टाइप का, उसमें स्टोर कर दिया। इमेजिनरी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट किया और उसके रिजल्ट को एक इमेजिनरी टाइप का, इमेजिनरी वेरिएबल जो एक प्रिमिटिव टाइप का था, डबल टाइप का, उसमें स्टोर करवा दिया। अब आप क्या करें, एक कम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट बना लें, कम्प्लेक्स रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू कम्प्लेक्स। और आपको पता है कि अब कंस्ट्रक्टर जो आपने बनाया हुआ है कम्प्लेक्स के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको डबल टाइप की दो वैल्यूज़ आपने देनी है। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या होगी, रियल, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इमेजिनरी। ये दो वैल्यूज़ हमने इसको दे दी हैं, तो ये हमारा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा एक कम्प्लेक्स नंबर। अब आप क्या कर दें, सिंपल इस रिजल्ट को रिटर्न कर दें। ठीक है, क्योंकि आपने शुरू में क्या कहा था कि जो आउटपुट होगी वो भी कोई कम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर आपने बनाया और उसके बाद आपने उसको रिटर्न कर दिया। ये 4 लाइनों के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो इस एक लाइन के अंदर कोड लिखा हुआ है वो वाला। मतलब कि इन दोनों को माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसे इनपुट कर दिया, इन दोनों को माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसे इनपुट कर दिया, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट को आपने रिटर्न करवा दिया। तो आप इस तरह से भी इस फंक्शन को डिटेल्स में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अगर आप इसे कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, मेन मेथड में जाएंगे, जिस तरह ये आपके पास सम का फंक्शन आपने कॉल किया था सेम वैसे ही आप यहाँ पे लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन M1 डॉट, यहाँ पे देखें ये सारे फंक्शन आ गए, आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने इसको दो फंक्शन देने, दो कम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट देने। तो ये अब कम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ए और बी। ये देखें आपने ए और बी पास कर दिया इसको। अब जब आप इसको रन करेंगे तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होके आपके पास रिजल्ट आएगा जो -1 और -1 आयोटा होना चाहिए। लेकिन आपके केस में ये -1 प्लस -1 आयोटा होगा, क्योंकि आपने प्लस का जो सिंबल है इसको बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है। ये देखें ये -1 प्लस -1 आयोटा लिखा हुआ आ गया है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई जो भी जिस टाइप का नंबर ये वाला होगा उसी टाइप का सिंबल इन दोनों के सेंटर में आए, तो उसके लिए ये जो टू स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा। आप ये चेक कर लें, अगर आपका इमेजिनरी नंबर लेस देन 0 है तो फिर आप रिटर्न क्या करें, कि फिर आप इन दोनों के सेंटर में कुछ भी ना लगाएं। और अगर आप समझते हैं कि एल्स में इन दोनों के सेंटर में आप प्लस लगा दें। ठीक है, तो अब अगर आप इसको दोबारा टेस्ट को रन करेंगे तो ये जो बीच में प्लस माइनस की कन्फ्यूजन आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये देखें ये -1 आयोटा आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि आप किसी फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं। ये तो कम्प्लेक्स नंबर की एक एक्सरसाइज थी। इस तरह की आपकी बेतहाशा एक्सरसाइजें हैं जिसमें आप कोई रेफरेंस डाटा टाइप पास कर रहे होते हैं। अभी जिस तरह ये आपके पास एक
क्लास बनी हुई है और इसको फिर टेस्ट किया गया है, और इसके अंदर एक फंक्शन आपका बना हुआ है इंक्रीमेंट का, और ये इंक्रीमेंट क्या करेगा कि इसको जब इसी क्लास की टाइप का कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ये इसकी वैल्यू को +1 1 कर देगा। इसका मकसद ये है इस क्लास को बनाने का कि आप ये काउंट करना चाह रहे हैं कि कितने ऑब्जेक्ट इस क्लास के बन चुके हैं इससे पहले, और उसके बाद आपने टेस्ट क्लास के अंदर इसको यूज़ करना है। तो हम ये वाला काम भी करके देख लेते हैं। ये टेस्ट क्लास में से मैं बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, ये कम्प्लेक्स और मैथ को भी क्लोज कर देता हूँ। अभी आपके सामने जो आपकी लैब के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट पास, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है जिसे आप किसी फंक्शन को पास करना चाहते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर आपका क्या डाटा क्या है, आपका एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आपने इसकी प्रॉपर्टी में रखी हुई है कि जितने भी ऑब्जेक्ट पास होंगे तो ये इस वैल्यू को आप प्लस प्लस कर दें। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन है जिसे आप इंक्रीमेंट फंक्शन कहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास होगा तो ये उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा। ठीक है। तो पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट, और इसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास टाइप का जब ऑब्जेक्ट देंगे तो ये क्या करेगा, a डॉट वैल्यू प्लस प्लस कर देगा। ठीक हो गया। ये होपफुली आपको चीज़ क्लियर होगी कि ये सिंपल एक क्लास है ऑब्जेक्ट पास, इसका नाम है, आप इसके नाम को कुछ भी रख सकते हैं। आप इसका नाम रख दें, फ़र्ज़ किया कि टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो अब आपको इसका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी कि जो नाम इस क्लास का नाम है एग्जैक्टली वही नाम आपका फाइल का नाम होना चाहिए। तो उससे बेहतर है कि आप इसको ऑब्जेक्ट पास ही रहने दें क्योंकि इसी नाम की आपकी फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपकी मेन मेथड है यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट पास का कोई बनाएं, आप ऑब्जेक्ट पास कोई भी इसका नाम रख दें, ABC इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट पास, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। अब आप ABC डॉट इंक्रीमेंट ABC कर दें कि आपने क्या किया कि इसके थ्रू ये इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया और इसे आपने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये आपका जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन था ये कॉल होगा और ये a की वैल्यू जो है इसको +1 कर देगा। मतलब पहले 0 थी, बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है और अब ये हो जाएगी +1। अब उसके बाद आप इसको स्क्रीन के ऊपर बेशक देख लें। सबसे पहले आप ये चेक कर लें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर पासिंग ऑब्जेक्ट, आप लिख लें ABC डॉट वैल्यू कि ऑब्जेक्ट पास करने से पहले ABC डॉट वैल्यू क्या थी। अब उसके बाद आपने इसको इंक्रीमेंट किया। अब उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा लिख लें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर पासिंग ऑब्जेक्ट, और अब इसकी वैल्यू क्या है ABC डॉट वैल्यू, दोबारा देख लें। तो अब आपको पता चल जाएगा कि जब आपने ऑब्जेक्ट पास किया तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल होगा और इसकी इनपुट क्या है, आपके पास एक रेफरेंस टाइप का डाटा है, कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है बल्कि कोई रेफरेंस डाटा टाइप है। तो आपने इस रेफरेंस डाटा टाइप को पास किया और उसका जो फंक्शन था उसके ऊपर परफॉर्म किया और उसकी वैल्यू को +1 किया और उसके बाद आपने स्क्रीन पे उसको प्रिंट करवा दिया। ये देखें, ये बिफोर पासिंग वैल्यू क्या थी 0 और आफ्टर पासिंग ऑब्जेक्ट क्या है 1। अब इसको एक दफ़ा फिर आप पास करें ABC डॉट इंक्रीमेंट कि आप एक और ऑब्जेक्ट इसको पास कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवा लें सिस्टम प्रिंटलन आफ्टर पासिंग सेकंड ऑब्जेक्ट, और अब इसकी वैल्यू आप नोट करें कि वो क्या होती है। तो अब आप देखेंगे कि अब इसका आंसर आपके पास 2 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। शुरू में 0 थी, पहला ऑब्जेक्ट पास हुआ तो वैल्यू 1 हो गई, दूसरा हुआ तो 2 हो गई।
यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप इस फंक्शन को पास करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू जो आपने स्टोर की हुई थी उसको +1 कर देते हैं। तो इस तरह आप किसी भी फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट जो आपने पास किया है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी थी लैब के अंदर। अच्छा, उसके बाद सेकंड एक्टिविटी आपकी कम्प्लेक्स नंबर्स की ही थी। ये देखें, ये सारे कम्प्लेक्स नंबर की चीज़ें ही बनी हुई हैं सारी की सारी। और उसके बाद थर्ड एक्टिविटी आपकी थी पॉइंट्स के बारे में। अब आपको पता है कि आप ग्राफ्स वगैरह यूज़ करते रहे हैं कि ग्राफ के ऊपर कोई भी वैल्यू एक्स वाई एक्सिस पे अगर आपने शो करवानी है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं या 2 वैल्यू चाहिए होती हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि ये इसकी एक्स वैल्यू है और ये इसकी वाई वैल्यू है। अब आपके पास एक वैल्यू स्टोर करने के लिए तो आप कोई प्रिमिटिव टाइप का डाटा यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर यूज़ कर लें, डबल यूज़ कर लें। लेकिन अगर 2 वैल्यूज़ इकट्ठी स्टोर करनी है तो अब आपके पास डबल या प्रिमिटिव टाइप का डाटा आप स्टोर नहीं कर सकते। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके पास एक पॉइंट है x = 2,3। अब ये चीज़ आपने स्टोर करनी है, तो अब ये जो x था आपका पॉइंट, इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, इसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे? चलें हम रखते हैं डबल। ये देखें, ये कह रहा है कि डबल के अंदर आप इस तरह का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह मैं इंटीजर कर दूंगा तो भी ये मुझे एरर देता रहेगा कि मैं प्रिमिटिव डाटा टाइप कोई भी यूज़ करके इस तरह का डाटा स्टोर नहीं करवा सकता। तो इस तरह के डाटा स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? अब आपको एक पॉइंट क्लास बनानी पड़ेगी। अब इस पॉइंट क्लास के अंदर होगा क्या? जावा क्लास बना लेते हैं पॉइंट के नाम से। इस पॉइंट क्लास की 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, डबल टाइप की वैल्यूज़ लिखें या इंटीजर x और y, या इंटीजर x और इंटीजर y। और जब भी आपने कोई पॉइंट बनाना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा? पब्लिक पॉइंट। आप इसे कहते हैं कि आपको इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू मिलती हैं, 2 वैल्यू मिलेंगी x, और इंटीजर टाइप की दूसरी वैल्यू मिलेगी y। तो आपने क्या करना है, ये जो इनपुट पे मिलने वाली वैल्यूज़ हैं इनको, ये आपके इंस्टांस वेरिएबल्स जो थे इनके अंदर इनिशियलाइज करवाना है। तो आपने इंस्टांस वेरिएबल्स का नाम लिखना है this.x = इनपुट वाला x। इसी तरह आप लिखेंगे this.y = इनपुट वाला y, कि यानी जो भी इनपुट पे वैल्यू आए उसे उठा के इस वेरिएबल में डाल दो, जो इनपुट पे y की वैल्यू आए उसे उठा के इस वेरिएबल में डाल दो। ये दोनों आपके इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, जबकि ये दोनों आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। तो ये आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। उसके बाद आप पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं कि जब भी आप कोई पॉइंट देखें तो आपको 2 पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई आएँ। आप बेशक उसके साथ x = समथिंग भी लिख लें या y = भी लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख लें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वही वाला जो फंक्शन मैंने आपको बताया था, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग को कॉल करेंगे, और इस टू स्ट्रिंग के अंदर आपने फॉर्मेट डिफाइन करना है कि आपके पॉइंट किस तरह से आपको नज़र आए। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि रिटर्न आए मेरे पास एक पैरेंथेसिस हो, ठीक है, और उस पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ हो, x = और उसके बाद x की वैल्यू हो कोई भी है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है y = और उसके बाद y की वैल्यू जो है वो आए, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये पैरेंथेसिस मेरे क्लोज हो जाएं। ये मैं रिप्रेजेंटेशन चाह रहा हूँ अपने पॉइंट की। तो अब मैं टेस्ट क्लास के अंदर पॉइंट जब भी कोई बनाऊंगा तो उसको मैं system.out.println करके देखूंगा तो मुझे इस तरह की फॉर्म में पॉइंट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, पॉइंट ओरिजिन = न्यू पॉइंट 0,0। आपको पता है कि ओरिजिन हमेशा 0,0 वाले पॉइंट को कहते हैं। तो अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि system.out.println ओरिजिन जो है ना, इसको मुझे दिखाओ स्क्रीन पे कि ये मैं किस फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं रन करूँगा, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है x = 0, y = 0। इनके बीच में अगर कॉमा हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो इन दोनों के बीच में कॉमा डालने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये y से पहले मैं कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। स्पेसेस भी मैं डाल देता हूँ कॉमा से पहले भी और बाद में, ताकि जिस टाइम पे ये रन हो तो ये स्पेस भी इनके बीच में आ जाए। ये देखें x = 0 और y = 0, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट था। अब लेट्स से कि
मैंने 4 पॉइंट्स बनाने हैं किसी रेक्टेंगल को बनाने के लिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये इस पॉइंट को मैं नाम रख देता हूँ पॉइंट ए। अब इसके बाद मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। अब x की वैल्यू मैं बना देता हूँ 5, y की वैल्यू मैं 0 ही रहने देता हूँ। अब पॉइंट सी में बनाता हूँ रेक्टेंगल के लिए न्यू पॉइंट, x की वैल्यू में रहने देता हूँ 0 और y की वैल्यू में रहने देता हूँ 3, यानी उसकी विड्थ 3 होगी और लेंथ उसकी 5 होगी। और उसके बाद पॉइंट डी में बना देता हूँ इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, इसकी विड्थ 5 होगी और इसकी सॉरी लेंथ 5 होगी और विड्थ 3 होगी। यानी x और y के ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 0 0 है, ये 5 0 है, ये आपका जो ऊपर वाला पॉइंट होगा ये 0 3 होगा और ये जो है ना 5 3 हो जाएगा। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं। अब लेट्स से कि मुझे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैंने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि क्या है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उन दोनों का अंडर रूट, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। तो अब उसके लिए आप कोई डिस्टेंस का फार्मूला आप लगाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप उसके लिए क्या करें, पब्लिक, और डिस्टेंस आपकी हमेशा कोई डबल टाइप की वैल्यू हो सकती है या इंटीजर टाइप की। आप करें कि डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपने इसे 2 पॉइंट्स इनपुट पे देने हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। कि आपने 2 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो आपने उन पे ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो आपने रिटर्न करवा देना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर जमा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। मैं आपको ये एक्सप्लोरर के ऊपर दिखा भी देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हो तो डिस्टेंस इन दोनों का आपने फाइंड करना हो। तो उसके लिए आपका फार्मूला है ये देखें, जिस तरह ये 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं, y2 माइनस y1 ये बल्कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट। तो आपने ये सारा एक्शन परफॉर्म करना है तो आपको पास डिस्टेंस आ जाएगा। यानी आपका जो डिस्टेंस वाला काम होगा वो ये सारा होगा कि आप पहले दूसरे पॉइंट का x निकालें, उसमें से पहले पॉइंट का x माइनस कर दें, वो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा और उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। फिर आपने इसी तरह y2 यानी दूसरे पॉइंट का y निकालना है, उसमें से पहले पॉइंट का y माइनस करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। और आखिर में इन दोनों के रिजल्ट्स को सम करना है और जो रिजल्ट आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 करते हैं कि जब 2 पॉइंट्स की x वैल्यू को माइनस करेंगे तो रिजल्ट डबल टाइप आ जाएगा। डबल डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, b डॉट x, यानी जो b पॉइंट था उसका x माइनस आप कर रहे हैं a डॉट x, वाई ये आपने x2 माइनस x1 कर दिया है। यानी ये जो दूसरा पॉइंट था उसका x आपने वैल्यू ली और इस पहले पॉइंट की जो x वैल्यू थी इनको माइनस किया तो ये आपके पास डेल्टा x आ गया। अब इसी तरह आप डेल्टा y निकाल लें इज इक्वल टू b डॉट वाई माइनस a डॉट वाई, यानी y2 माइनस y1 आपने कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है डेल्टा x का और डेल्टा y का, आपने इनको दोनों का स्क्वायर लेना है। तो उसका तरीका क्या है आपके पास कि ये डेल्टा x की वैल्यू को एक और दफ़ा डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। डबल डेल्टा x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x मल्टीप्लाई डेल्टा x, यानी एक और हमने वेरिएबल बना लिया स्क्वायर के लिए। और इसी तरह हम डेल्टा y स्क्वायर करेंगे, डेल्टा y मल्टीप्लाई डेल्टा y। ये सारे काम आप बाद में
और आसान फंक्शंस हैं आपके पास, उनको यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब उसके बाद ये दोनों आपके पास स्केयर आ गए। अब इन दोनों स्केयर्स का आपने सम करना है, जिस तरह ये आपको दिखाया हुआ था। सबसे पहले डिफरेंस निकाला, उसके बाद ये डेल्टा आ गया, उसका स्केयर ले लिया, इसका भी डेल्टा निकाल के इसका स्केयर ले लिया। अब इन स्केयर्स का सम करना है पहले, तो डबल डेल्टा स्क्वायर सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, कि इन दोनों का आपने सम कर लिया। अब उसके बाद ये जो आपके पास सम आया है इसका आपने अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट लेने के लिए आपके पास फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एक्चुअली स्क्वायर के लिए भी आपके पास फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। बहरहाल वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है, आप एक मैथ क्लास आपके पास बिल्ट इन पड़ी हुई है जावा की, या आपके हर प्रोजेक्ट में इंक्लूड होती है। आप डॉट करके ये डिफरेंट टाइप के मैथ के फंक्शन हैं, SQRT करें और उसके बाद जो भी डबल टाइप की वैल्यू आपने इसको देनी है दें। हमने इसके क्या देना है कि जो हमारा स्क्वेयर्स का सम है वो हमने इसको देना है, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा एक्चुअल में डिस्टेंस होगा, तो इसलिए हम इसी को रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला था कि आप इसे जो भी दो पॉइंट्स देंगे ये उनकी x2 और x1 को माइनस करके डेल्टा x फाइंड करेगा कि x में डिफरेंस कितना है। इसी तरह डेल्टा y फाइंड करेगा, फिर इन दोनों का स्क्वायर ले लेगा, डेल्टा x का और डेल्टा y का, फिर आखिर में इन स्क्वायर्स का सम हो जाएगा, और फिर ये जो सम आया है आपके पास इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब जिस तरह ये आपने एक रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स बनाए, अब आप चाहते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करें। आप ये देखना चाह रहे हैं कि पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब आप यहाँ पे कॉल कर लें किसी भी पॉइंट के रेफरेंस से इस पॉइंट ए या बी को, या फिर इस पॉइंट को अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाह रहे हैं तो आप इसको पॉइंट इस क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको कॉल कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, ए डॉट, ये डिस्टेंस पॉइंट है और इसको आप पॉइंट्स दे दें, ए पहला पॉइंट था और बी दूसरा पॉइंट था, कि इन ए और बी के दरमियान जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ गया आपके पास, देखें 5। मैंने आपको पहले कहा था कि ये इनके दरमियान डिस्टेंस 5 है। इसी तरह अगर आप ए और सी में देखेंगे तो आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, 3। और इसी तरह अगर आप ए और डी के दरमियान देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, जो डायगोनल डिस्टेंस होगा वो वाला। ये देखें 5.830, ये आपके पास ए और डी के दरमियान का डिस्टेंस आ गया है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये चीज़ शुरू दिन से हम देखते हुए आए हैं कि हमने कभी किसी मेथड को स्टैटिक कर देते हैं, कभी नहीं करते। अब ये बेहतरीन जगह है कि आप इस फंक्शन को स्टैटिक बना दें। स्टैटिक जब बना देंगे तो फिर आपको इसे कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली क्लास का नाम लिखें यहाँ पे कि पॉइंट का जो डिस्टेंस पॉइंट वाला फार्मूला है उसको यूज़ करो और मुझे बताओ ए और डी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, या आप इसे कहते हो कि मुझे बताओ कि बी और डी के दरमियान डिस्टेंस कितना है। आपने जो भी दो पॉइंट्स देने, ये उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं जिसको आप कोई डाटा टाइप मतलब प्रिमिटिव से हट के कोई डाटा इनपुट करें, और वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं इनपुट, जिस तरह इस केस में आपने 2 पॉइंट्स दे दिए, और उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप, आपका जो रिटर्न है वो आपकी कोई सिंगल प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी हो सकता है, और जिस तरह कम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि वो कोई कम्प्लेक्स नंबर या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट भी रिटर्न हो सकता है। आई होप कि ये वाली लैब हमने अच्छे तरीके से समझ ली है। अब आपको ये पता चल गया है कि आप किसी भी फंक्शन को रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट्स कैसे पास करते हैं, और किसी भी फंक्शन से अगर आपने कोई रिटर्न करवाना है रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट तो वो कैसे करवा सकते हैं, और अगर कोई प्रिमिटिव करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको ये पता चल गया कि ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन आप यूज़ करके किसी भी क्लास की रिप्रेजेंटेशन अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। जिस तरह ये 2 पॉइंट्स से अगर हमने इनको अपने ख़ास फॉर्मेट में देखना था तो उसके लिए हमने इसको टू स्ट्रिंग के अंदर वो फॉर्मेट डिफ़ाइन किया जिसके अंदर हम इसको देखना चाह रहे हैं।
उसके अलावा आपको कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ पता चल गया है कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे बनाते हैं। और अभी तक जितना हमने ये किया है उसके अंदर आपको ये भी पता चल गया कि स्टैटिक फंक्शंस हम कब बनाते हैं और कब यूज़ करते हैं। तो स्टैटिक के ऊपर मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ कि अभी देखें कि ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे आप इनके थ्रू डिस्टेंस पॉइंट को कैलकुलेट करते रहे इससे पहले, जिस तरह हमने ए डॉट डिस्टेंस पॉइंट अभी किया था। अभी इशू ये आ रहा है, लेट्स सपोज कि आप चाह रहे हैं कि बार बार, जिस तरह अभी आपने यहाँ पे एक काम किया है मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये मैथ की क्लास बजाय इसके कि आप इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाएं, उस ऑब्जेक्ट के नाम से आप स्क्वायर रूट को कॉल करें, आपने डायरेक्टली मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिख लिया कि मैथ क्लास के अंदर जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है वो कॉल कर लो। तो ये इस टाइप की अगर फंक्शनैलिटी आपको चाहिए कि आप डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ किसी फंक्शन को कॉल करें, तो उसके लिए आपको उस फंक्शन को स्टैटिक बनाना पड़ता है। स्टैटिक फंक्शन आपका क्लास के नाम से भी कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट के नाम से भी कॉल हो जाता है। यानी अगर मैं अभी भी ए डॉट डिस्टेंस वाला फार्मूला लिखना चाहूँगा तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, मुझे कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर कि मैंने चूंकि उसे स्टैटिक बना दिया तो अब मैं नहीं लिख सकता। लेकिन अगर ये स्टैटिक नहीं होगा तो फिर मैं पॉइंट डॉट डिस्टेंस नहीं कर सकता। अगर मैं क्लास के नाम को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो फंक्शन का स्टैटिक होना मस्ट है। थैंक यू जी। अब आपको जो लैब की एक्टिविटीज़ हैं, जो होमवर्क है, वो आपको लैब असाइनमेंट के तौर पे अपलोड कर दिया जाएगा आपके पोर्टल पे, तो आपने उसको देखना है और फर्दर उसको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।